नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान सासाराम से शुरू किया। कहा, विपक्ष नए कृषि कानूनों पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 2 रैलियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 89.53% हुई। लगभग 2 महीने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या पहली बार 7 लाख से नीचे। महासप्तमी पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान आज सासाराम से शुरू किया। श्री मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने ये संकल्प कर लिया है कि उन लोगों को फिर से वापस नहीं आने देंगे जिन्होंने पूर्व में बिहार को बीमारू राज्य बनाया था। सासाराम के निकट डेहरी ऑन सोन में राज्य में अपनी पहली चुनाव सभा में उन्होंने ये बात कही। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आस-पास भी नहीं फटकने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में पूर्व में सरकार में रहे लोग विकासशील राज्य की सत्ता को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बिहार को ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो राज्य को पीछे की ओर ले गए जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और भ्रष्टाचार चरम पर था। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में बिहार के लोगों की सराहना की। कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवारजनों की जान ले लेती, कितना बड़ा हाहाकार मचता। लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने धारा 370 हटाई, लेकिन विपक्ष चाहता है कि उसे वापस लाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस निर्णय पर अडिग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के जवान राष्ट्रीय सुरक्षा में हमेशा आगे रहते हैं। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके डले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी।
श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नए कृषि कानूनों पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। गया में एक अन्य चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने नक्सलवादियों का समर्थन करने के लिए महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए काफी प्रयास और सख्त कदम उठाए गए हैं। अब कुछ इलाकों में ही नक्सलवादियों की मौजूदगी रह गई है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए बिहार के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों से विपक्ष में घबराहट है। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा अवसर मिलने पर उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई की सुविधा और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी सभी गांवों तक पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने नवादा में रैली को संबोधित किया। श्री गांधी का भागलपुर में भी जनसभा का कार्यक्रम है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी जनसभाएं कर रही हैं। उन्होंने कैमूर में चुनावी सभा को संबोधित किया। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ही बनेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कोरोना टीके के बारे में केंद्र से बात करेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र की सहायता से बिहार के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी, बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी और जो कोरोना पीड़ित नहीं भी हैं उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा। ये बहुत ही सीधा हमारा संकल्प है। लेकिन सबसे आश्चर्य लग रहा है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है, तो क्या स्वास्थ्य की सेवा के लिए संकल्प करना चुनाव में नहीं होना चाहिए? बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए 1249 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इस चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए 7 नामांकन वैध पाए गए हैं। 7 नवंबर को ही उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इस बीच पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए केवल 3 दिन शेष बचे हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी पार्टियों के कदावर, वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गया जिले के कोच में एक सभा में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 15 साल का कार्यकाल बिहार की जनता, युवाओं और गरीबों के साथ विश्वासघात का कार्यकाल रहा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने चकाई में एक सभा में कहा कि राज्य के हर महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि उनकी सरकार बनती है तो प्रभावी तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाएगा। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोग बदलाव देखना चाहते हैं और यह चुनाव बिहार से एनडीए के सत्ता से बाहर होने का गवाह बनेगा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में कई सभाओं को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। आतंकवादी गुटों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन FATF द्वारा आज इस बारे में फैसला किए जाने की संभावना है कि पाकिस्तान को ग्रे या काली सूची में से किस में रखा जाए। पाकिस्तान ने अब तक FATF की कार्य योजना के 27 में से 6 दिशा निर्देशों के अनुसार काम नहीं किया है। ये 6 दिशा निर्देश आतंकवादियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। FATF की 3 दिवसीय आम बैठक आज पेरिस में समाप्त हो रही है। पाकिस्तान द्वारा धन शोधन और आतंकवादियों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने पर रोक से संबंधित कार्यान्वयन योजना पिछले वर्ष के अंत तक पेश की जानी थी, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। FATF एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य धन शोधन से संबंधित मामलों, आतंकवादियों को वित्तीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के अन्य खतरों से निपटना है।
विश्व के 39 देश और संगठन इसके सदस्य हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान सासाराम से शुरू किया। कहा, विपक्ष नए कृषि कानूनों पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 2 रैलियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 89.53% हुई। लगभग 2 महीने बाद सक्रिय मामलों की संख्या पहली बार 7 लाख से नीचे रही। महासप्तमी पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। देश ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6,95,509 है, जो कुल मामलों का 9% से भी कम है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है। अब तक 70 लाख लोग इससे स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों और ठीक हुए मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण मुक्त हुए मामले सक्रिय मामलों से लगभग 10 गुना ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 74,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 54,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 89% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले-जुले प्रयासों से मृत्यु दर भी कम होकर लगभग 1.5% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 690 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें से 81% सिर्फ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित थी। देश ने 10 करोड़ कोविड जांच का भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,42,000 मामलों की जांच की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 3,882 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 3,44,000 को पार कर गई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 3,12,000 लोग अभी तक कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में कोरोना से कल 35 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 6,163 हो गई। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 1,64,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में वहां संक्रमण के 1,045 नए मामले सामने आए और 14 लोगों की मौत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,842 हो गई है। 1,271 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,49,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 12,126 सक्रिय मामले हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाद में एक ट्वीट में बताया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निजी अस्पतालों को एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें उन्हें डॉक्टरों से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों की जानकारी भरकर सरकार के पास जमा करानी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,421 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,29,001 हो गई है। राज्य में कल 38,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। कल 1,221 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 90.53% हो गई है। अब तक 2,07,326 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच राज्य में कल एक दिन में 6 और लोगों की मौत होने के बाद
मरने वालों की कुल संख्या 1298 हो गई है। तमिलनाडु में कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या में पिछले कुछ सप्ताह से लगातार कमी आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 34,000 से अधिक रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में कल 3,077 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। तमिलनाडु में कोरोना महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है। हालांकि संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में उपचार के बाद ठीक होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कोरोना का इलाज करा रहे रोगियों की संख्या में भी निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। इस बीच चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने त्योहारों के मद्देनजर मंगलवार से अपनी ट्रेन सेवाओं को सीमित अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में कल से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल और सभी तरह की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 223 नए मामले मिलने से राज्य में सक्रिय मामले बढ़कर 19,844 हो गए हैं। कल 231 लोगों के ठीक होने के साथ ही वहां स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 16,914 हो गई। राज्य में इस संक्रमण से 279 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बृहन मुंबई नगर निगम ने मास्क लगाने से संबंधित नीति पर कड़ाई से अमल करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के बिना पाए जाने पर लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में 82% कार्रवाई पिछले 21 दिनों में पूरी की गई। पिछले कुछ दिनों में मुंबई समेत राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है और बीएमसी के कई उपायों के कारण शहर में कोरोना काबू में आ रहा है। मास्क का उचित प्रयोग इसमें सबसे कारगर उपाय साबित होने के कारण नागरिकों में इसके उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने समेत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क परिधान करना अनिवार्य किया गया है। 1 अक्टूबर से बीएमसी ने मास्क न पहनने वाले नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और 1,65,00,000 रुपए से ज्यादा दंड की वसूली की है। अनलॉक होने के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में काबू में आ रही महामारी को नियंत्रित रखने के लिए मास्क पहनने के लिए बीएमसी का दबाव कायम है। इसी कारण इस नगर निगम के राजस्व में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ नागरिकों में अनुशासन बढ़ रहा है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने घोषणा की है कि राज्य में डिग्री कॉलेज 17 नवंबर से खुल जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन कॉलेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कक्षाएं शुरू की जाएंगी। डिग्री कॉलेज आरंभ करने की घोषणा डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण जी ने आज की है। उन्होंने कहा है कि सभी एहतियात लिए जाने के बाद विद्यार्थियों को कॉलेज आने का इंतजाम किया जाएगा। कॉलेज विद्यार्थी जो खुद क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, उनको माता पिता के सहमति के साथ नामांकित करना पड़ेगा। कितने छात्र कक्षा आना पसंद करेंगे, उसके आधार पर कक्षा चलाने के विधि विधान तय होंगे। मास्क पहनना, सामाजिक अंतर रखना और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम करना, इन सभी के लिए डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में टास्क फोर्स काम करेगा। स्टूडेंट्स हॉस्टल आरंभ करने पर भी आज निर्णय लिया गया है, जिसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय होंगे। जिनको कॉलेज आना संभव नहीं होगा, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इस टीके को भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। टीके के परीक्षण का ये अंतिम चरण नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के 28,000 से अधिक लोगों पर इस टीके का परीक्षण किया जाएगा। इसका परीक्षण 10 राज्यों और 19 स्थानों पर किया जाएगा, जिनमें दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ शामिल हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नेत्र चिकित्सा विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राधिका टंडन ने कहा है कि लोगों को कोविड-19 के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने का एकमात्र उपाय सावधानी ही है। डॉक्टर टंडन, ये बीमारी जो है सांस से फैलती है और जो सिक्रीशंस है मुंह से, नाक से, आंख से, इसके छूने से और फिर अपने मुंह, नाक, आंख को छूने से ये एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। तो इसको फैलाने को रोकना या प्रिवेंशन करने में आपको उतनी दूरी रखनी है कि आपके जो सांस की जो ड्रॉपलेट्स है वो किसी और पे ना आ जाए। मिनिमम
6 फुट या 2 मीटर का डिस्टेंस, जैसे अगर आप दोनों हाथ फैला के रखे साइड बाय साइड, अपने हैंड स्पैन के अंदर कोई और व्यक्ति छूने में नहीं आना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध रहेगा। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महासप्तमी पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर उत्सव के दौरान स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आज सवेरे से हो रही रिमझिम वर्षा के बावजूद श्रद्धालु पूजा पंडालों में पुष्पांजलि के लिए एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने मुंह पर मास्क लगा रखा था और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखी। केरल में श्रद्धालु आज दुर्गाष्टमी मना रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। आज शाम से पूजा विभू का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। छात्र देवी सरस्वती से आशीर्वाद के लिए पूजा में अपनी पुस्तकें और अध्ययन सामग्री रखेंगे। कोविड महामारी के कारण पूजा विभू का आयोजन सभी प्रमुख मंदिरों, सांस्कृतिक केंद्रों और घरों में आयोजित किया जाएगा। महानवमी दिवस पर विशेष पूजा होगी। केरल में विजयादशमी को विद्यारंभम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राज्य में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए अधिकारियों ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोगों से विद्यारंभम का संचालन अपने घर में करने का आग्रह किया है। गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर पर सुरक्षित रहने और समारोहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सौरभ अग्रवाल। प्रख्यात रक्षा विश्लेषक और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक उदय भास्कर ने कहा है कि जापान के टोक्यो में हाल ही में आयोजित हुई क्वाड बैठक के बाद भारत के रक्षा और विदेश मंत्री और उनके अमरीकी समकक्षों के बीच मंगलवार को होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि बैठक में दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स की बातचीत हुई है। हमने एक लॉजिस्टिक्स का एग्रीमेंट LSA को पूरा किया है। अभी मुझे लगता है कि जो जियो स्पेशियल एक एग्रीमेंट है जिसको बीका कहा जाता है, उसके ऊपर कुछ शायद आगे बढ़ाने के लिए समझौता होगा। अभी हाल में टोक्यो में जो क्वाड विदेश मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुआ है, उसमें कई सारे मुद्दों को रेखांकित किया था। विपक्षी दायरे में क्वाड के साथ जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैरीटाइम या समुद्री तट के साथ जो जुड़े हुए हैं, उसको मुझे लगता है कि वो कंसोलिडेट करेंगे, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 27 अक्टूबर को होने वाली तीसरी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। ये वार्ता नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत का कार्यक्रम है। प्रवक्ता ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक महत्वपूर्ण भागीदारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कोविड-19 महामारी से निपटने के बारे में बहस हुई। बहस के दौरान ट्रंप ने कहा कि कोविड-19
चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज के जरिए शीघ्र समाप्त हो जाएगा। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के पहले राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के बीच ये दूसरी और अंतिम बहस थी। आज विश्व हिम तेंदुआ दिवस है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हिम तेंदुओं को देखा गया है। इनके संरक्षण के लिए राज्य में हिम तेंदुओं की गणना का काम अगले महीने नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। राज्य के वरिष्ठ वन अधिकारी और हिम तेंदुओं की गणना के नोडल अधिकारी आर.के. मिश्र ने आकाशवाणी को बताया कि सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत उच्च हिमालयी क्षेत्रों के 10 वन प्रभागों में हिम तेंदुओं की गणना की जाएगी, जिसके लिए वन विभाग तैयारियों में जुटा है। राज्य के 10 वन प्रभागों के करीब 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 80 ग्रिड में बांटा गया है। पहले चरण में नवंबर के पहले सप्ताह में फील्ड सर्वे किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हिम तेंदुओं के पैरों के निशान और मल के नमूने के साथ ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा। साथ ही स्थानीय निवासियों, सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के शिविरों में रहने वाले जवानों से जानकारी लेकर हिम तेंदुओं के संभावित वास स्थलों को चिन्हित किया जाएगा। दूसरे चरण में अगले वर्ष मार्च अप्रैल में पहले चरण में छूटे ग्रिड का सर्वे होगा। तीसरे चरण में हिम तेंदुओं की तस्वीर लेने के लिए करीब 150 कैमरे लगाए जाएंगे। अक्टूबर माह में फील्ड सर्वे और कैमरों से मिले चित्रों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। अगले वर्ष नवंबर तक उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या वन विभाग सार्वजनिक करेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान में धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। चेन्नई में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 3 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 4 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। वहां न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष में योगेंद्र पाल सिंह। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापडी पलनीसामी ने रेल मंत्रालय से आग्रह किया है कि चेन्नई में शीघ्र ही उपनगरीय रेल सेवाएं शुरू की जाएं। रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ईएमयू के संचालन से चेन्नई की जनता को आसानी होगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में रोशनी परियोजना के अंतर्गत लेह का पाथ फाइंडर्स एडवेंचर समूह ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। परियोजना के उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा, स्वच्छ भारत अभियान और आजीविका के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों से काम किया जा रहा है। सिक्किम में जैविक खेती और आहार उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ इफ्को ने सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ पूर्वी सिक्किम के रंगपो में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है। ये परियोजना अक्टूबर 2021 तक पूरी हो जाएगी और इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान सासाराम से शुरू किया। कहा, विपक्ष नए कृषि कानूनों पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में 2 रैलियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 89.53% हुई। लगभग 2 महीने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या पहली बार 7 लाख से नीचे रही।
महासप्तमी पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।